स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडिंग का चैप्टर नंबर 13 को। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हमने इरिथमियाज को डिस्कस करना है। इरिथमिया होता है एबनॉर्मल रिदम। किस वजह से हो सकता है एबनॉर्मल रिदम? या तो एबनॉर्मल पेसमेकर है, सही इंपल्स नहीं प्रोड्यूस हो रही, या पेसमेकर चेंज हो गया है, या इंपल्सेस ब्लॉक हो गई हैं, या इंपल्सेस एबनॉर्मल पाथवे के थ्रू जा रही हैं, या स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ इंपल्सेस है एट सम अदर पार्ट्स। ठीक है जी, तो कुछ एरिथमियाज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब है ज्यादा फास्ट हार्ट रेट, फास्टर देन 100 बीट्स पर मिनट हो तो हम कहते हैं टेकिकार्डिया है। रीजन इसकी क्या हो सकती है? बहुत ज्यादा इंक्रीज टेम्परेचर हो सकता है। ये एक एमसीक्यू के हवाले से याद रखिएगा। 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन द हार्ट बीट। कितना इंक्रीज? 10 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इतनी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है 1 फ़ारेनहाइट इंक्रीज से। तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन वगैरह की वजह से हो सकता है। ये कार्डियक रिदमिया के 2-3 कॉजेज हैं और इसमें वीकनिंग ऑफ द मायोकार्डियम वगैरह भी होती है। फिर आता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब है स्लो हार्ट रेट। कितना स्लो? 60 बीट पर मिनट से स्लो। इसकी क्या रीजन हो सकती है? एक तो एथलीट्स के अंदर क्योंकि हार्ट बहुत हेल्दी होता है इनका, इसलिए बहुत थोड़े हार्ट रेट से गुजारा कर लेते हैं, तो ब्रेडिकार्डियन एथलीट्स होता है। और दूसरा वेगल स्टिमुलेशन होती है। वेगल स्टिमुलेशन मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है, यानी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है जो हार्ट के रेट को कम करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, यहाँ पे चीज है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। कैरोटिड साइनस सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो कैरोटिड बेरोरिसेप्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं प्रेशर के लिए। तो होता ही ये प्रेशर हालांकि कम होता है, लेकिन ये इंपल्सिव बनने शुरू करते हैं। प्रेशर बहुत हो गया, प्रेशर बहुत हो गया, तो ब्रेन हार्ट को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है, टेकिकार्डिया देख लिया, ब्रेडिकार्डिया देख लिया। फिर आता है साइनस इरिथमियाज। साइनस इरिथमियाज का मतलब है कि सांस लेने के साथ साथ हार्ट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, दो तरह का सांस ले सकते हैं, एक क्वाइट रेस्पिरेशन, एक डीप रेस्पिरेशन। क्वाइट रेस्पिरेशन से खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि डीप रेस्पिरेशन जब कर रहे होते हैं उससे हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है। क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है? क्योंकि जो ब्रेन का सेंटर रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो थोड़े बहुत इंपल्सेस आपके विजन मोटर सेंटर को भी भेज देता है, और उसकी वजह से हार्ट भी स्टिमुलेट या इनहिबिट होना शुरू हो जाता है। कि एक दफा 5 में क्वेश्चन आया हुआ साइनस रिदमिया क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, वो जो ब्रेन का मैंने सिग्नल्स का बताया। फिर आता है एबनॉर्मल रिदम्स ऑफ। अच्छा, ये चीजें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एमसीक्यू के हवाले से आपको उनका पता होना चाहिए। फिर आता है एबनॉर्मल रिदम। सबसे पहले देखते हैं साइनो एट्रियल ब्लॉक। एसए नोड जो है वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जाहिर सी बात है, जब एसए नोड ब्लॉक हो जाएगा में इंपल्सेस ही नहीं जाएंगी और आगे फिर वेंट्रिकल्स खुद ही अपना वेंट्रिकल एस्केप हो जाएगा, वेंट्रिकल खुद ही अपना रिदम बनाना शुरू कर लेंगे, लेकिन एसए नोड जो है वो बेकार हो जाएगा। फिर आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, एवी नोड का ब्लॉक या एवी बंडल। एवी बंडल वो होता है जो कि एवी नोड से वेंट्रिकल्स के अंदर पैगाम को लेकर जा रहा होता है, इंपल्स को लेकर जा रहा होता है। ठीक है, तो इनका ब्लॉक हो तो उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इसकी जो डिग्री है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लें। ठीक है, बाद ये एक 5 रुपये का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूरी ना क्लिनिकल कंडीशन बताई हुई है, और जो खास इंडिकेशन है वो ये है कि पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एट्रिया से जो इंपल्सेस हैं वो वेंट्रिकल में नहीं जा रही, यानी कि ये एवी बंडल का ब्लॉक है। इसके उन्होंने कॉजेज वगैरह भी पूछे हुए हैं, और आप देखेंगे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के बाद हम स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे, वेंट्रिकुलर एस्केप, वो भी पूछा हुआ है। अच्छा, रीजन क्या होती है? एवी नोड में या तो कोई इस्कीमिया हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, या कंप्रेशन ड्यू टू स्कार टिश्यू हो रही है, या कोई इन्फ्लेमेशन है किसी इन्फेक्शन की वजह से, मायोकार्डाइटिस की वजह से, और या कोई आपके हार्ट में एक्सट्रीम वेगस नर्व्स का काम हो रहा है, या जो कैरोटिड साइनस सिंड्रोम हमने पीछे पढ़ा है कि हार्ट रेट को कम करने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से एवी ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीजें, ये 4 कॉजेज पढ़ लिए हमने एवी ब्लॉक के। ठीक है, अब 3 तरह का एवी ब्लॉक होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ ये होता है कि चूंकि एवी ब्लॉक हुआ हुआ है, एवी जरा ध्यान में रखना, एट्रिया की वजह से क्यूआरएस बनती है ईसीजी में, और वेंट्रिकल्स की वजह से पी वेव बनती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में, सॉरी उल्टा बोल गया हूं मैं, वेंट्रिकल्स में क्यूआरएस बनती है और एट्रिया की वजह से पी वेव बनती है। अब हो ये रहा है एवी ब्लॉक है तो वेंट्रिकल्स में देर से पहुंच रही है, तो यानी कि पी वेव्स के काफी देर बाद क्यूआरएस बनेगी। तो प्रोलॉन्ग या फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में ये होता है कि जो इंटरवल है वो इंक्रीज कर जाता है, क्यूआरएस लेट बनती है। ठीक है, सेकंड डिग्री ब्लॉक में ये होता है कि क्यूआरएस लेट, तो क्या क्यूआरएस कभी कभी खत्म हो जाती है, यानी कई पी वेव्स के बाद क्यूआरएस आ रही है, फिर एक पी वेव के बाद क्यूआरएस नहीं आई। ठीक है, अब सेकंड डिग्री में फर्दर 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 में ये होता है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन दैट गैप होता है, यानी एक पी वेव और क्यूआरएस में कम फर्क है, अगली में ज्यादा फर्क, अगली में ज्यादा फर्क, और फिर करते करते एक में क्यूआरएस आया ही नहीं, फिर इस तरह से। ठीक है, इसमें प्रोग्रेसिव। और टाइप 2 में ये होता है कि फिक्स्ड रेशियो होती है, कि मिसाल के तौर पे 3:1 है, तो 3 पी वेव के बाद क्यूआरएस आती है, फिर 1 पी वेव के बाद क्यूआरएस मिस, फिर 3 पी वेव के बाद क्यूआरएस आती है, फिर 1 के बाद मिस। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में प्रोलॉन्ग हो रहा है, सेकंड डिग्री में कभी कभी मिस भी हो रहा है, और थर्ड डिग्री में टोटल ब्लॉक है, क्यूआरएस फॉर्म हो ही नहीं पा रही, एट्रिया से कोई इंपल्स नहीं जाती, फिर वेंट्रिकल्स अपना इंतजाम खुद ही कर लेते हैं, उनका अपना एक कुछ ना कुछ बन जाता है। ठीक है,
फिर आता है स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इसमें बेसिकली बात ये है कि जब हम वेंट्रिकल्स को बिल्कुल पैगाम नहीं दे रहे तो वेंट्रिकुलर एस्केप हो जाता है, यानी वेंट्रिकल्स अपनी पंपिंग खुद ही स्टार्ट कर देते हैं। जब वेंट्रिकल्स अपनी पंपिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि पहले जारी बात है वो एसए नोड पर डिपेंड कर रहे थे, एसए नोड उनके ऊपर ओवर ड्राइव सप्रेशन किया हुआ था। अब वो खुद से करना शुरू हुए हैं तो 5 से 20 सेकंड वो डिले हो जाता है। इस डिले के दौरान ब्रेन को चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो बंदा बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टोक्स एडम सिंड्रोम का पता होना चाहिए, वेंट्रिकुलर एस्केप का पता होना चाहिए, ठीक है। और ये ब्लॉक मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे सेकंड डिग्री के जो 2 टाइप्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट ही हैं। फिर आता है इनकम्प्लीट एट्रियल वेंट्रिकुलर ब्लॉक। ये कोई ऐसी खास चीज नहीं है। हमने पढ़ा एसए नोड ब्लॉक हो सकता है, जिससे हमने पढ़ा एवी नोड ब्लॉक हो सकता है, जिससे हमने पढ़ा एवी बंडल ब्लॉक हो सकता है। इसी तरह वेंट्रिकल्स के अंदर जो प्रकिंजी फाइबर वगैरह होते हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक अल्टरनेंस कॉज होते हैं, खत्म बात। फिर आती है प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस के कॉजेज क्या है? कोई ना कोई एक्टोपिक फोकाई बन गया है, यानी कि स्पेस मेकर एसए नोड के बजाय कोई और बन गया, उसने एक कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवा दी है। क्यों कोई और एरिया बन जाता है? क्योंकि उस एरिया में एक्सकीमिया होता है, या उस एरिया में कैल्सिफाइड प्लेक्स होते हैं, या एवी नोड की कोई टॉक्सिक इरिटेशन हो जाए तो वो पेसमेकर बन जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 कॉज हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल पेसमेकर यानी एक्टोपिक फोकाई बनता है और प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पी वेव बनती है। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जाहिर बात है एट्रिया के अंदर इंपल्सेस जाएंगे, फिर आगे वेंट्रिकल में भी जाएंगे, यानी पूरी पी और क्यूआरएस वगैरह बनेगी। लेकिन प्रीमेच्योर है तो ऐसा होगा कि ये आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल वेव, उसके बहुत थोड़ी देर बाद ये एक और वेव बन गई, ठीक है। तो ये एक प्रीमेच्योर बीट थी जो कि बिल्कुल साथ ही बन गई है। प्रीमेच्योर बीट के बाद एक प्रीमेच्योर बीट के बाद जो अगली नॉर्मल बीट होती है उसमें गैप बढ़ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बीट, नॉर्मल बीट, नॉर्मल बीट, नॉर्मल बीट। अब अगली इसके बाद जो नॉर्मल बीट है वो काफी दूर चली गई है प्रीमेच्योर बीट की वजह से। तो ये जो दूर चली गई है इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी पॉज, ठीक है। प्रीमेच्योर ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्रीमेच्योर है इसकी रीजन उन्होंने लिखी हुई है, ड्रग्स हो गई, लैक ऑफ स्लीपीनेस हो गई, या बहुत ज्यादा कॉफी हो गई, अल्कोहलिज्म वगैरह, ये वो। पल्स डेफिसिट, ये जो प्रीमेच्योर बीट होती है ये पल्स में भी फील नहीं होती, इसको हम कहते हैं पल्स डेफिसिट, ठीक हो गया। फिर आगे आते हैं एवी नोडल और एवी बंडल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक हो गया। अभी तो हमने देख लिया ऊपर एसए नोड वगैरह की प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। फिर हम देखते हैं एवी नोड या एवी बंडल अगर कोई प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? जाहिर बात है इनमें होगी तो ऊपर एट्रिया में भी इंपल्स जाएगी और नीचे वेंट्रिकल में भी जाएगी, ठीक। तो ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और पी वेव जो है वो क्यूआरएस के दरमियान में करके बन जाती है। फिर आते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये डिस्कशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं पास पेपर के क्वेश्चन भी इसके बारे में आया हुआ है। वेंट्रिकल के अंदर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। इसमें देखिएगा ईसीजी में क्या क्या चीजें नोट करने को मिलेगी। हमें तकरीबन 4 चीजें इंपॉर्टेंट चीज में रखनी है। नंबर 1, क्यूआरएस प्रोलॉन्ग्ड होगा, ठीक, क्योंकि स्लो कंडक्शन हो रही है। नंबर 2, क्यूआरएस की हाई वोल्टेज होगी, यानी ऊपर नीचे भी ज्यादा जा रहा होगा। नंबर 3, जो टी वेव है, टी वेव इन्वर्टेड होगी, यानी ऊपर जाने के बजाय टी वेव नीचे की तरफ को होगी, ठीक है जी। और तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं कंडक्शन हो पा रही, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। राइट और लेफ्ट में जो न्यूट्रलाइजेशन होती है ना वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, इस वजह से क्यूआरएस की वोल्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पा रही। और ये वो चीजें हैं 12 चैप्टर 12 में हम इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। वेक्टर एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि कौन सी जगह पे प्रीमेच्योर, कौन सी जगह पेस मेकर बन रही है, या कौन सी जगह प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की रीजन बन रही है। वेक्टर एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। फिर आता है रीपोलराइजेशन, अगर डिले हो रही है। अभी प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ रहे थे जिसका मतलब था कि डीपोलराइजेशन जल्दी हो रही है, ठीक है। तो जिस जगह पे डीपोलराइजेशन जल्दी होगी वहां पे प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब है रीपोलराइजेशन डिले, इसका मतलब है कि रीपोलराइजेशन देर से हो रही है। जब रीपोलराइजेशन देर से होगी तो जो क्यूटी इंटरवल है वो इंक्रीज करेगा, क्यूआरएस वेव और टी वेव के अंदर जो गैप है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि रीपोलराइजेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसको हम कहते हैं एलक्यूटीज, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ठीक है। तो एलक्यूटीज इसको कह देते हैं हम। अच्छा, इसकी रीजन क्या हो सकती है? ये इसकी जो रीजन है ये पूछ सकते हैं एसक्यू में कि एलक्यूटीज के कॉजेज क्या हैं। इसके इनहेरिटेड कॉजेज भी होते हैं और एक्वायर्ड भी होते हैं। इनहेरिटेड होती है कोई जीन्स के अंदर मसला है, वो बता रहे हैं कि 10 डिफरेंट जीन म्यूटेशन हमने देखी जो कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा जो एक्वायर्ड चीजें हैं, मतलब फैक्टर्स हैं, वो है हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये चीजें कॉज कर सकती हैं। एंटी रिदमिक ड्रग्स कॉज कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह कॉज कर सकती हैं। अजीब बात यह है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स कॉज भी करते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स ही है। फिर आता है पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया है टैकीकार्डिया कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, कभी हार्ट बीट वापस ठीक हो जाती है। इसकी रीजन क्या होती है? वो बस कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि सिग्नल कभी ज्यादा भेज दिए कभी कम भेज दिए, इसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, यानी कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कभी तेज हो रही है कभी कम तेज हो रही है, कभी ज्यादा तेज हो रही है, तो वही वाली बात है, बस एट्रिया के बारे में रिलेटेड है ये। फिर है एवी नोडल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, और फिर वही बात एवी नोड में कभी
एवी नोड को भी ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, कभी कम। अच्छा, एट्रियल पैरोक्सिज्म टैकीकार्डिया और एवी नोडल पैरोक्सिज्म टैकीकार्डिया, ये चूंकि दोनों वेंट्रिकल से ऊपर है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। ये दोनों टैकीकार्डिया जो है वो वेंट्रिकल से ऊपर किसी न किसी एब्नॉर्मैलिटी की वजह से कॉज हो रहे हैं। फिर आते हैं वेंट्रिकल पैरोक्सिज्म टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल्स के अंदर भी। अच्छा, अगर वेंट्रिकल पैरोक्सिज्म टैकीकार्डिया हो गया तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एट्रिया का इतना रोल नहीं है ना, एट्रिया काम नहीं करेगा तो बड़ी वेंट्रिकल्स की फीलिंग प्रॉपर नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो ब्लड की पंपिंग ही प्रॉपर नहीं होगी। रीजंस क्या होती हैं, कॉजेज। अच्छा, ये सीरियस क्यों है खास तौर पे वो बता रहे हैं। ये दो कॉजेज हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये बहुत सीरियस है। एक तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, तो यानी कि लीथल काम है, और दूसरा इसकी वजह से इस्कीमिया कॉज हो सकता है, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। कॉजेज इसके क्या हैं, लिडोकेन एक ड्रग है उसकी वजह से हो सकती है, एमिडोरॉन एक ड्रग है उसकी वजह से हो सकती है, और कई दफा ये जो हार्ट ट्रीटमेंट ड्रग्स होते हैं डिजिटैलिस वगैरह, इनकी वजह से भी ये हो सकती है। और इसका कार्डियोवर्जन यानी कि वो जो एकदम करंट लगाते हैं वो इसका सोल्यूशन है। फिर आती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये है कि जो इंपल्सेस हैं वो वेंट्रिकल्स के अंदर बेतहाशा इधर उधर फैल गई हैं। यहाँ पे आगे पे सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, सर्कस मूवमेंट्स क्या होता है, ये सारी कॉजेज है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के। ये कॉजेज आमतौर पे आपसे पूछेंगे नहीं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए एमसीक्यू में अगर वो पूछ लें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, फिर ये चीज जो होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि सर्कस मूवमेंट्स बेसिकली इस वजह से होती हैं। मूवमेंट्स तब होती हैं अगर इंपल्स घूम के वापस आ जाए और अभी पिछली जगह पे रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो चुका हो तो वो दोबारा घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल ये होना चाहिए कि जब तक वो वापस आए तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड भी चल रहा हो जिसकी वजह से इंपल्स फौत हो जाए। तो क्यों नहीं फौत होती, या तो ये सर्कल बहुत बड़ा हो गया है इसलिए वो देर से पहुंच रही है, या ये पहुंच स्लो रही है, या वो जो रिफ्रैक्टिव पीरियड था वो बहुत थोड़ा हो गया है। तो ये मुख्तलिफ चीजें जिसकी वजह से ये सर्कस मूवमेंट्स कॉज हो सकती हैं। फिर उसके बाद आता है चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम एसी करंट देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पैचेस बन जाते हैं। किसी पैच में जल्दी रिफ्रैक्टिव पीरियड आ रहा है, किसी में देर से रिफ्रैक्टिव पीरियड आ रहा है, तो इंपल्स डिवाइड हो जाती है, कहीं इंपल्स फैल रही है, कहीं इंपल्स नहीं फैल रही, अजीब सी गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी। और ये एक बहुत डैमेजिंग चीज है, ये लीथल चीज है। क्या हो रहा है, एक डायरेक्शंस बेतहाशा वो हो गई हैं। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन डिक्रीज कर गई है। नंबर 3, रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्ट हो गया है। नंबर 4, जो इंपल्स निकलती है वो डिवाइड हो जाती है। ये देख रहे हैं ना, पैच आ गए तो बेचारी को डिवाइड होना पड़ गया। तो ये काफी सारी यहाँ पे गड़बड़े होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके पास इशूज आ गए हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स बड़े हो जाते हैं, और जब वेंट्रिकल्स के ये इशू आ जाएंगे तो काम खराब। ईसीजी आप देखते हैं बिल्कुल एबनॉर्मल सी ईसीजी बनती है ऐसे केस में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, और ये लीथल है, ये इंसान की डेथ कॉज कर सकता है। इलाज इसका क्या है, इलेक्ट्रोशॉक। हम एक दफा तेज करंट लगाते हैं, करंट लगाने की वजह से एक दफा सारा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाता है और फिर सारा रिफ्रैक्टिव पीरियड में चला जाता है। तो ये जो इंपल्सेस ये फौत हो जाती हैं, फिर नए सिरे से हम इंपल्सेस देना शुरू करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोशॉक है ये हमारा सोल्यूशन है। अच्छा, उसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम किसी इंसान के हार्ट के साथ ये ऐसी मशीन लगा दें कि जब भी कभी उसके हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम आए तो वो एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देकर बंदे को ठीक कर दें। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक हम काफी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बहुत थोड़े टाइम के देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक बर्न्स ना हो। हैंड पंपिंग ऑफ द हार्ट, कई दफा ये भी करना पड़ता है कि हार्ट को हैंड पंपिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से इसको रिसस्किटेशन कहते हैं, इंसान को दोबारा नॉर्मलाइज किया जाए अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे। अभी तक हमने वेंट्रिकल फिब्रिलेशन पढ़ी थी, फिर आती है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रिया के अंदर भी इसी तरह से फिब्रिलेशन कॉज हो सकती है, उसके भी मुख्तलिफ इशूज हैं। इलाज उसका भी यही है कि आपने उसको इलेक्ट्रोशॉक से आपने उसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इलेक्ट्रोशॉक रिब केज के अंदर भी हम प्लेस कर देते हैं। कुछ लोगों की डिवाइस बड़ी मॉडर्न किस्म की आ गई हैं, मेरा नहीं ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इन एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन जब होगी तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बड़ी बेहंगम सी होगी, बहुत तेजी से आपकी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इंपल्सेस बहुत ज़्यादा सारी फैल गई है ना, तो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इंक्रीज कर गई है, लेकिन कोई रिदम नहीं होगा। ठीक है, कोई किसी किस्म का रिदम नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर कोई रिदम नहीं होता। ट्रीटमेंट उसका इलेक्ट्रोशॉक। एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में फर्क क्या है, फिब्रिलेशन भी तेज कॉन्ट्रैक्शन है विदाउट रिदम, और फ्लटर है तेज कॉन्ट्रैक्शन विद रिदम। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी लेकिन इसमें एक रिदम जरूर होगा। और अब मैंने आपको बताया एट्रियल फ्लटर में रेगुलर ईसीजी होती है, फिब्रिलेशन में इरेगुलर ईसीजी होती है। तो ये आप देख सकते हैं पास पे मैंने पूरा क्लिनिकल दिया हुआ है और उन्होंने कहा ईसीजी है जो कि स्मॉल इरेगुलर वेव्स हैं। ठीक है, तो इरेगुलर है तो इसका आंसर एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। और फिर आगे उसकी डिटेल वगैरह पूछी हुई है, तो फिब्रिलेशन फ्लटर वगैरह आ सकते हैं। और याद रखिएगा कार्डियक अरिथमियास की आपको जो ईसीजी की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो आनी चाहिए ताकि आप क्लिनिकल का जवाब दे सकें। एंड में कार्डियक अरेस्ट, अगर हार्ट बिल्कुल रुक जाए उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और डीप एनेस्थीसिया वगैरह की वजह से भी हो सकता है। और बहुत बस यही बात है। थैंक यू, वीडियो चलिए शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।